आज हम लोग समझेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है और मेंस्ट्रुएशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले समझिए मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का मतलब ये होता है किसी भी क्षेत्र के, यानी कि चाहे तो कोई मान लीजिए सड़क है, तो कोई पूछ देगी सड़क की लंबाई कितनी है, तो इसका अध्ययन हम किसके तहत करते हैं, हम लोग मेंस्ट्रुएशन का अध्ययन, मेंस्ट्रुएशन के तहत। अगर कोई ये पूछ दे कि नहीं इसी सड़क का चौड़ाई निकालना, ये चौड़ाई होती है हमारी, चौड़ाई निकालना होगा, तो चौड़ाई भी किसकी, ये भी क्या होती है, चौड़ाई भी एक तरफ की क्या होती है, लंबाई ही होती है। लेकिन कोई पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल निकालना, यानी ये सड़क का क्षेत्रफल कितना हुआ, या फिर कोई आयताकार खेत हुआ इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, या फिर कोई वृत्ताकार खेत हुआ इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, या फिर कोई त्रिभुजाकार खेत हुआ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। खेत नहीं, किसी भी एरिया का, यानी कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो वो हमारे क्या होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई जो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमारे किस में आते हैं, 2D के तहत आते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अगर लंबाई मापने से अगर सोल्यूशन मिल जा रहा है तो हमारा क्या होगा, या तो परिमाप होगा या फिर परिधि होती है। लेकिन जिसके लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारे क्या होगा, क्षेत्रफल होता है। और जिसके लिए लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए, और ऊंचाई भी होनी चाहिए, यानी कि लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों हो, तो उसमें क्या होगी, आयतन होगा। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा तो क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल होगा। और सिर्फ लंबाई होगा तो हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें यानी कि परिमाप हो और चाहे परिधि हो, इसका मात्र क्या होता है, हमारा सिर्फ मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा, फिर जो भी होता है। और इसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि इसका कितना होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसमें क्या होगा, हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो भी मेंस्ट्रुएशन होता है उसको 3 पार्ट में बांटा गया। पहला हमारा 1D होता है, दूसरा 2D होता है, तीसरा क्या होता है, 3D होता है। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल। अब एक नॉर्मली बात का है, अगर कोई पूछ दे नॉर्मली क्वेश्चन कि बांस, कोई नॉर्मली क्वेश्चन कह दे, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ए बिंदु हुआ या हमारा बी बिंदु हुआ, दोनों के बीच की दूरी पूछ दे, ध्यान दीजिए दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ दे, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए चौड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें सिर्फ लंबाई चाहिए। तो ये किसके तहत अध्ययन हम लोग करते हैं, तो 1D के तहत अध्ययन करते हैं हम लोग। यही हम ये कह दे कि थोड़ा सा ये इस टाइप का पार्टिकल हो गया, इसमें लंबाई भी हो, इसमें चौड़ाई भी हो, ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई के तहत अगर अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा 2D हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम ये कर दें कि थोड़ा सा इस फिगर को ड्रा कर दें, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको यहाँ देखा ये जाए कि हाँ, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, ठीक। तो एक बात बताइए, इसमें ये क्या होगी, हमारी लंबाई मान लीजिए, ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई होगी, और ये हमारी क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये होगा कि ये हमारा जो होगा ये वाला लंबाई होगा, ये जो होगा हमारा चौड़ाई होगा, और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये हमारा क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारा लंबाई, ये चौड़ाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की आवश्यकता होती है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3D के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो क्षेत्रमिति को 3 पार्टों में बांटा जाता है। पहला 1D यानी कि जिसमें सिर्फ लंबाई की आवश्यकता होती है, दूसरा 2D, और तीसरा क्या होता है, हमारा 3D होता है। तो 1D में सिर्फ पेरीमीटर निकालते हैं हम लोग, या फिर परिमाप निकाल लेंगे, या फिर परिधि निकालते हैं हम लोग। 2D में क्या निकालते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद पूरी पृष्ठ निकाल लेंगे हम लोग इसमें। और ये आयतन में क्या होता है हमारे पास, तो सिर्फ आयतन निकालते हैं हम लोग, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, देखा जाए तो सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे त्रिभुज के बारे में, यानी कि जो ट्रायंगल होता है त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक। तो एक बात देखिए, पहले फार्मूला देखेंगे हम लोग, फिर बाद में क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये त्रिभुज जो होता है, इसको देखा जाए तो इसको भुजा के आधार पे 3 भागों में, भुजा के आधार पर अगर देखा जाए जो त्रिभुज होते हैं, पहला क्या होता है हमारा समबाहु, समबाहु त्रिभुज, दूसरा हमारा क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा हमारा क्या होता है, हमारा विषमबाहु, और जो चौथा हमारा होता है वो समकोण। ध्यान दीजिएगा, ये समकोण को हम लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर भुजा के आधार पर देखा जाए तो भुजा के आधार पर तीन टाइप के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोण के आधार पर देखा जाए तो न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और अधिक कोणीय त्रिभुज होते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, तो पहले ये देखते हैं हम लोग। न्यून कोणीय में समबाहु और विषमबाहु दोनों आते हैं, सॉरी हाँ, समबाहु समद्विबाहु
कोई भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं होता है। सब कोण का मतलब भी होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, न्यून कोण का मतलब जिसमें से प्रत्येक कोण का मान 90 से छोटा हो, और अधिक कोण का मतलब होता है कि जिसमें एक कोण का मान 90 से अधिक होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि थोड़ा पहले कोण क्या था, इसको अभी बता रहे हैं, पहले समझ लिया जाए। ये जो होता है हमारा समबाहु, तो समबाहु का मतलब ये होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि अगर ये होगा तो ये भी ये होगा, तो ये भी हमारा कितना होगा, ये होगा। ठीक, अगर हम समद्विबाहु की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई दो भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और तीसरा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। और विषमबाहु में क्या होती है कि प्रत्येक भुजाएं अलग अलग होती है, जैसे कि ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। यानी कि तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर। यानी कि देखिए, इसको समझिए, सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होती है। यानी कि जिसकी समान बाहु, यानी कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु। इसमें सम द्विबाहु, यानी कि सम होगा कितनी, दो भुजाएं। विषम यानी कि कोई भी क्या होगा, समान नहीं होगा भुजाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु बोलते हैं। संपूर्ण मतलब क्या होता है, जिसमें एक कोण का मान क्या हो, एक कोण का मान 90 अंश हो, बाकी भुजाएं जो भी होती हैं। इसको काम करें, इसको लिख ले, ए लिख दे, इसको ए लिख दे, इसको बी लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम ए बी और सी लिख देंगे, इसको भी हम ए लिख दे, इसको बी लिख दे, हम इसको सी लिख दें। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, आते हैं सबसे पहले हम इस पे समबाहु पे। इसका परिमाप निकालना होता है। तो पहले परिमाप की परिभाषा पहले समझ लीजिएगा, परिमाप होता क्या है। परिमाप का मतलब होता है कि बाउंड्री की लंबाई। तो एक काम करिए, अगर कोई पार्टिकल अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ध्यान दीजिएगा, कोई पार्टिकल अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, पहले यहाँ पहुँचेगा, पुनः यहाँ आएगा, और पुनः क्या है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जहाँ से स्टार्ट किया है पूरा चारों तरफ से घूम के अगर वहीं पे आ जाए तो वही उसकी क्या होगी, बाउंड्री की लंबाई। और बाउंड्री की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ए होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो कितना होगा हमारे पास, 3a, यानी कि परिमाप इसका कितना होगा, 3a हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल क्या होता है, तो कर्णी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसको ऊंचाई मान ली जाए। ठीक, ये क्या होता है, ऊंचाई h होता है। तो जो ऊंचाई होगी h का मान वो कितना होता है, तो कर्णी में 3/2 इंटू भुजा के बराबर होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं यहाँ से। ठीक, इसकी चर्चा हम अभी अगले पार्ट में कर रहे हैं, अभी तुरंत करेंगे इसकी चर्चा हम देख रहे हैं। अब देखिए, परिमाप निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया, और ये ऊंचाई निकल गई। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाले होते हैं। विषमबाहु में क्या होती है, तो परिमाप अगर निकालना होगा तो परिमाप क्या होती है हमारे पास, a प्लस b हो जाएगा। तो मतलब कितना होगा, 2a प्लस b हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस b हो जाएगा। इसका भी परिमाप कितना निकल गया हमारे पास, 2a प्लस b निकल गया। क्षेत्रफल क्या होता है, एक बात बता रहे हैं, समद्विबाहु है फिर विषमबाहु, तीनों का क्षेत्रफल हम लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, इन दोनों का एक टाइप से निकाल लेते क्षेत्रफल। ठीक, इनका अलग क्षेत्रफल होता है, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु के लिए अलग कोई फार्मूला रखेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। इससे मैंने इसी फार्मूले से हम लोग सबका निकालेंगे, बस इसका याद कर लीजिए। बस ये समबाहु त्रिभुज का याद कर लीजिए, बाकी सबकी हम लोग चर्चा कर लेंगे हम लोग। विषमबाहु में क्या होती है, इसके अगर परिमाप की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करें तो सीधे क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होती है। इसके अगर एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना होता है, एक इसका तो √/s -a -b और ये s-c होता है। ध्यान दीजिएगा, इतना होता है। जहाँ s क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 होता है, यानी कि p/2 हम लोग लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक, s का मान। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग विषमबाहु का भी याद निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ थोड़ा देखा समकोण का क्या होता है, तो इसका भी पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर हम इसकी अगर एरिया की बात करेंगे तो कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, ऊंचाई a है, और आधार कितना है b, यानी कि a इंटू बी, यानी कि आधार में ऊंचाई होती है। ठीक, आते हैं थोड़ा सा, अभी हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज में ये ऊंचाई वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो अभी बता रहे थे, जैसे मान लीजिए हमारा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो गया, ये उसकी हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक, और ये ऊंचाई का मान यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है हमारे पास, कर्णी में 3/2 इंटू भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। अब ये ऊंचाई कहाँ से आती है, इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा चलिए, आइए निकाल के दिखाते हैं हम। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए,
ये जब पूरा ए था, ये ए था, ये ए था पूरा यहाँ से यहाँ तक, जब इसको सम विभाजित करेंगे तो ये वाला कितना हमारे पास, ये वाला पार्ट a/2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कितना होगा, a/2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये हमारा ये मिलके एक समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग निकालना है तो कर्ण का मान कितना होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का वर्ग तो निकालना है, वही तो हमारा h है ना, लंब के वर्ग यही तो हमारा h है ना, यही तो हमारा h है ना देखा जाए। और ये आधार का मान कितना है हमारे पास, a/2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, और मैं इसको अगर इधर लाएंगे तो a स्क्वायर बटा में कितना होगा, 4 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3 a स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लंब का मान कितना होगा हमारे पास, देखो तो कर्ण में 3 बटा में 2 इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा लंब ही तो हमारा क्या, हमारा h है। ये ऊंचाई का मान कितना होता है हमारे पास, कर्ण में 3/2 इंटू भुजा के बराबर होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या फिर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो इसके परिवृत्त से होकर जाती है। इसका परिवृत्त यही होगा ना, ध्यान दीजिए तो। ठीक, जब परिवृत्त से होकर जाती है और एक अंतर्वृत्त होता है, एक हमारा क्या होता है, अंतर्वृत्त होता है। अंतर्वृत्त का मतलब क्या होता है कि ये भुजाओं, देखिए परिवृत्त का मतलब होता है कि शीर्षों से स्पर्श करती हुई जाए, और अंतर्वृत्त का मतलब ये होता है कि वो भुजाओं से स्पर्श करती हुई जाए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो बिंदु होता है, यानी जो अंतर केंद्र होता है, यानी अंतर केंद्र मतलब इसको केंद्र मानिए, ये जो केंद्र होता है, ये जो होता है, ये जो ऊंचाई होती है, इसको 2 संबंध 1 के अनुपात में काटती है, यानी कि ये ऊपर वाला बड़ा वाला भाग कितना होगा, 2 होगा, ये वाला बड़ा छोटा वाला भाग कितना होगा, 1 होगा। और ये जो होती है ये वाली, ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और एक चीज़ देखिए, यही समझ लिया जाएगा। और ये जो होता है, ये आपस में क्या होती है, ये भी आपस में बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये जो बड़ा वाला अनुपात है, इसका अनुपात कितना है, 2, और ये छोटा वाला का अनुपात 1 है। ठीक, यानी कि ये ध्यान, ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला, इसका अनुपात कितना 1 है, और बड़ा वाला का अनुपात कितना है, 2, क्योंकि 2 संबंध 1 के अनुपात में माध्यिकाएं काटती हैं त्रिभुज की। ठीक, एक बात बताइए, यानी कि कहने का तात्पर्य होगा कि जो पूरी लंबाई है 2 और 1 3 अनुपात के बराबर होगा, जो 3 अनुपात के बराबर होगा, यानी कि जो 3 रेशियो है उसके बराबर कितना होगा, h के बराबर होगा, h, और h का मान कितना है, देखो तो कर्ण में 3/2 इंटू a के बराबर होगा। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 1 रेशियो का मान कितना होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए तो कितना होगा, देखो तो कर्ण में 3/3 इंटू 2 इंटू a के बराबर हो जाएगा। ये कर्ण में 3 कर्ण में 3 बार में कट जाएगा, तो कितना होगा, देखिए तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, देखिए तो 1/2 कर्ण में 3 इंटू भुजा। वही अगर 2 रेशियो के मान निकाल देंगे तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, तो 1 में ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 में कर्ण में 3 इंटू भुजा के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा। और एक बात बताइए, ये जो 1 रेशियो होता है, यही तो हमारा अंतर त्रिज्या है ना। देखिए तो ये 1 रेशियो अंतर त्रिज्या है, तो इसको स्मॉल आर मान लेंगे, और 2 रेशियो वाई त्रिज्या है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, यानी कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के लिए कितना होता है, ये होता है, और वाई वृत्त की त्रिज्या कितना होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, ये होता है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे तो भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भी निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी त्रिभुज की, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो केंद्र होते हैं, यानी जो केंद्र होती है, ये 2 संबंध 1 के अनुपात में काटता है। और एक बात, किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाओं के जो कटान बिंदु होता है, वो हमेशा कितना होता है, 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है माध्यिका को। एक और क्वेश्चन, हर त्रिभुज के अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, माध्यिका, लंब केंद्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसका चाहे कोई भी केंद्र हो, कोई भी केंद्र, सब क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, आइए थोड़ा सा पीछे। अब देखिए, यहाँ समद्विबाहु की बात करता है, तो समद्विबाहु में क्या होती है, तो इसकी 2 भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समद्विबाहु में क्या होती है, 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसके लिए अगर नया फार्मूला क्रिएट किया जाए क्षेत्रफल के लिए, तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा इसको याद करना। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको तो याद कर सकते हैं हम लोग, ये समबाहु वाला याद कर सकते हैं हम लोग, और ये विषमबाहु का सबको हीरोन्स फार्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं हम लोग। हीरोन्स फार्मूला तो सबको याद है। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, एस इसमें से, इसमें बी, इसमें सी, वो कर्ण में होता है, और इसके बाद हमारा सेमी परिमीटर होता है। मैंने एक नाम वाली बात बता रहे हैं।
तो अगर इसके माध्यम से अगर हम इसको निकालें, इसके माध्यम से हम इसको भी निकाल सकते हैं, इसके माध्यम से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमको कहीं से ज्ञात हो जाए कि इस त्रिभुज क्या समबाहु है, तो इसका मान निकालेंगे, फिर इसमें से इसमें बी इसमें सी निकालेंगे, तो कुछ लेंदी हो जाता है। आसान फार्मूला। समकोण हमको ज्ञात हो जाएगा कि त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे एस का मान निकालेंगे, एस का मान निकालेंगे, इसमें से इसमें बी इसमें सी निकालेंगे, फिर सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब भी उसकी आंसर आती है और यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस टाइप से, कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन तो सबको आते हैं, लेकिन टाइम कैसे बचता है। अगर टाइम बचा लिया आप तो आप ही हीरो हैं, वरना तो फिर जीरो है। टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है हम लोगों को। ठीक, तो ये नॉर्मली त्रिभुज के बारे में हम लोग जान गए। आगे हम थोड़ा समझ चलते हैं, हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। ठीक, आइए आगे देखा जाए ये चतुर्भुज क्या होता है। ठीक, तो एक छोटा सा बात थी जो कि हम नहीं बता पाए। ये जो त्रिभुज होता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि त्रिभुज होता क्या है। तो एक चीज़ पहले इसमें होता है कंडीशंस कि तीन भुजाओं से जो आकृति घिरी होती है, तीन भुजाओं से जो घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आइए पहले यही देख लेते हैं। त्रिभुज होता क्या है, तो इसमें पहला कंडीशन ये होता है कि तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग त्रिभुज कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज बोल सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब कोई भी त्रिभुज होता है तो उसमें तीन भुजाएं होती है, ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा क्या होगा, सी होगा। इसमें एक कंडीशन होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, ध्यान दीजिएगा, वो तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि ए प्लस बी का मान सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी का मान ए से बड़ा होगा, और सी प्लस ए का मान क्या होगा, बी से बड़ा होगा। या फिर किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर वो तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी से बड़ी होती है, और जो उनका अंतर होता है वो तीसरी से क्या होती है, छोटी होती है। ये त्रिभुज के कंडीशंस होते हैं। अब ये कह दें कि 3, 4, 5 ये त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा हूँ कि पहले भुजा का मान 3 है, दूसरी भुजा का मान 4 है, और तीसरी भुजा का मान क्या, 5 है। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला कंडीशन ये देखें, किन्हीं दो को उठाइए, 3 और 4 उठाइए तो कितना होगा, 7 होगा। 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। 5 और 3 उठाइए तो 8 है, 4 से बड़ा है। 4 और 5 उठाइए 9, 9 क्या है, 3 से बड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से क्या होती है, हमारी बड़ी होती है। या फिर इसको देखिए ऐसे ऐसे करते हैं कि ये मान लीजिए त्रिभुज बना दिए, इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है। ठीक, देखिए तो ये 3 और 1 4, तीसरी भुजा से बड़ी है। 1 और 2 3, 3 के बराबर है ना। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, और 3 के बराबर है। तो यानी कहने का मतलब होगा कि अगर 1 + 2 करेंगे तो उसको बड़ा होना चाहिए किससे, उसको जो बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से। लेकिन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में ये त्रिभुज फॉलो नहीं करेगा और ये त्रिभुज होगा नहीं। ठीक, तो त्रिभुज होने की सबसे प्रारंभिक यानी कि जो प्राइमरी जो कंडीशन होती है ये होती हैं कि तीन भुजाओं से आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी हुआ, ध्यान दीजिए, अगर बड़ी हुआ तो त्रिभुज होगा, अगर बड़ी नहीं हुआ तो त्रिभुज नहीं होगा। ठीक, हाँ, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक, इस बात को नोटिस करना है। आइए देखते हैं थोड़ा चतुर्भुज के बारे में। ये चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें कोई कंडीशन होता है कि तीन भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, एक चौथी से बड़ी होती है। इसमें ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं होते हैं। इसको हम नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आइए देखा जाए चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देखा जाए, एकदम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा हुआ आयत, वर्ग, सम, समांतर, समलंब, ये होते हैं। तो इनको थोड़ा सा बना लीजिए। ये हमारा आयत हो गया। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वर्ग हो गया। ठीक, ये हमारा
सम हो गया, ये हमारा समांतर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, समलंब हो गया। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आयत का मतलब ये होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी कि लंबाई है, ये भी लंबाई होगा, ये हमारा क्या होगा, चौड़ाई होगा, ये हमारा क्या होगी, चौड़ाई होगी। आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इसके जो विकर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके ये जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग में क्या होती है कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज में क्या होती है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन इसके विकर्ण जो होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते। लेकिन एक कंडीशन होती है, विकर्ण तो बराबर होते नहीं है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि इसके विकर्ण, यानी कि ये जो वर्ग के विकर्ण और ये समचतुर्भुज के विकर्ण, दोनों के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में 90 अंश पर काटते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। कंडीशन ये होती है इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, लंबाई में बराबर नहीं होते। लेकिन इसके विकर्ण यानी कि किसी के भी विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। थोड़ा समांतर चतुर्भुज देखा जाए तो देखिए, आपस में समद्विभाजित करेंगे, लेकिन विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर नहीं होती है। और समलंब चतुर्भुज का विकर्ण से कोई मतलब नहीं होता है। समलंब चतुर्भुज ये होता है, पहले समांतर की देखिए, समांतर देखिए, समांतर जो होते हैं वो जस्ट लाइक आयत की तरह होता है। आयत में क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, वर्ग में और वर्ग जो होता है वो सम के तरह होता है, और जो आयत होता है वो समांतर की तरह होता है। आयत में क्या होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं और सम में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बस दोनों में बस माइनर डिफरेंट यही होता है, और कोई डिफरेंट नहीं होता है। समलंब में क्या होता है कि इसकी जो दो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, समांतर होती है, और दो भुजाएं क्या होती है, समांतर नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य होगा कि दो भुजाएं तो समांतर होगी, लेकिन दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर नहीं होती है। आइए देखा जाए, तो इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप तो हम पहले से जानते हैं कि बाउंड्री की लंबाई, बाउंड्री की लंबाई क्या होगा हमारा, देखिए तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, 2L 2B, इसमें क्या 2L प्लस 2B, इसमें दो जब कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा हमारा L प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर इसके विकर्ण की बात करेंगे तो ये जो विकर्ण होता है, डायगोनल इसको बोलते हैं हम लोग, विकर्ण की बात करेंगे तो कितना होता है, कर्णी में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्यों ये ऐसा होता है, देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये हमारे 90 अंश पर काटते हैं ना। देखिए जो आयत होते हैं, आयत की जो संलग्न भुजाएं होती है वो एक दूसरे के बीच का कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। वर्ग के भी जो संलग्न भुजाएं होती है ना, ये संलग्न भुजाएं एक साथ, यानी जो भुजाएं आती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो इसके बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। लेकिन सम और समांतर में ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं होती है। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा तो ये हमारा कर्ण होगा, नहीं होगा विकर्ण कर्ण। तो कर्ण की लंबाई कितना, लंब के आधार प्लस आधार, ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये बराबर कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण की मान निकालो तो कर्ण में आ जाएगा, तो कर्ण में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, काम खत्म। ठीक, तो एक बात बताइए, अगर कोई पूछे कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 कुछ में लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है तो L इंटू बी के बराबर, और विकर्ण क्या होता है तो कर्णी में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आते हैं थोड़ा सा हम लोग वर्ग में देखते हैं। वर्ग में क्या होती है, तो वर्ग में सेम पेरीमीटर क्या होता है, तो बाउंड्री की लंबाई, तो बाउंड्री की लंबाई कितनी होगी, देखिए तो चारों भुजाओं की होगी, यानी कि 4 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई को चौड़ाई, तो इसका लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो इसका कितना हो जाएगा, सीधे एक मान क्षेत्रफल का मान कितना होगा, भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। विकर्ण इसका कितना होगा, तो विकर्ण तो जानते ही हैं कि कर्णी में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। ए से एक बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, एक कर्णी में 2 के बराबर हो जाएगा विकर्ण। और एक बात है, समचतुर्भुज का भी परिमाप कितना होगा हमारे पास, 4a के बराबर होगा। क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 के बराबर होता है। और D1 D2 क्या है, तो ये विकर्णों की लंबाई है। ठीक, और दोनों विकर्ण आप एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटते हैं। अभी समांतर में देखिए, समांतर क्षेत्र का परिमाप कितना होता है, इसका परिमाप सीधे हो जाएगा 2 कोष्ठ में L प्लस बी हो जाएगा, और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके विकर्ण की लंबाई नहीं निकाल सकते। इसका देखिए समलंब में क्या होता है, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी कि ABC, इसको ऐसे मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, और इसकी ऊंचाई को
एच मान लीजिए। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगा। और जो क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सीधे होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी और इंटू इसकी ऊंचाई क्या होती है, एच होती है, ये होता है उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन जो भी बनेंगे इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक, एक बार और देख लीजिए, आयत क्या होती है, तो यानी कि वह चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, और जो संलग्न भुजाएं होती है उनके बीच का कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसको हम आयत कहते हैं। एक लाइन में वर्ग क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है, और संलग्न भुजाओं के बीच का कोण कितने अंश का होता है, वो 90 अंश का होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है। ठीक, समांतर में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है, समांतर होती हैं, और इसकी विकर्ण की लंबाई भी आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है। और समलग्न में क्या होता है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, कोई दो भुजा समांतर होगी और दो भुजाएं क्या होती है, असमांतर होती है। आयत का परिमाप तो 2 कोश में लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल l इंटू बी, विकर्ण कर्ण में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई यहाँ पे देखिए तो वर्ग का परिमाप 4a, क्षेत्रफल a स्क्वायर, विकर्ण a कर्ण में 2 के बराबर। समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू ए, क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 कोश में l प्लस बी, क्योंकि बाउंड्री की लंबाई ही होती है और ये आयत की तरह होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू बी साइन थीटा, इनकी जो बीच का कोण बनता है वो l इंटू बी साइन थीटा के बराबर होता है। समलग्न में क्या होता है, तो समलग्न में यानी कि चारों भुजाओं का योग, इसका परिमाप हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या होती है, तो 1/2 a प्लस बी, यानी समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई के बराबर होती है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आइए देखेंगे। अब थोड़ा समझ लीजिए वृत्त के बारे में, यानी कि अब वृत्त क्या होता है। वृत्त तो पहले देखा जाए, वृत्त उस बिंदु का बिंदुवत होता है, यानी कि वृत्त जो होता है वो उस बिंदु का बिंदुवत होता है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त उस बिंदु का बिंदुवत होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, दूरी समान होती है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, दूरी समान होती है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त उस बिंदु का, ये बिंदुपथ होता है, यानी कि बिंदुओं का पथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, दूरी समान होती है। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, यानी कि ये हमारा क्या होगा, केंद्र हो जाएगा, और उस निश्चित दूरी को, यानी कि ये जो निश्चित दूरी होती है उसको वृत्त के हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग त्रिज्या कहते हैं हम लोग, यानी उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये अगर हमारा वृत्त होता है, ध्यान दीजिएगा वृत्त हुआ, तो यानी कि इसकी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से इसका अगर परिमाप निकालें हम लोग, क्या निकाले थे हम लोग, परिमाप, तो इसकी परिमाप होती है 2 पाई इंटू r के बराबर होती है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा कितना होता है, तो पाई r इंटू स्क्वायर होता है। ठीक, इतना होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम अर्धवृत्त बनाते हैं। क्या है हमारा, अर्धवृत्त है, तो ये हमारा r हो गया, तो इधर भी हमारा कितना होगा, r होगा। एक बात बताइए, अगर इसका कोई परिमाप पूछे, ध्यान दीजिएगा, परिमाप, तो परिमाप के अंदर बाउंड्री की लंबाई होती है, तो जब ये पूरा रहता था 2 पाई r था, तो आधा कितना हुआ था हमारे पास, पाई r हो जाएगा, और ये प्लस, ये देखिए ये वाला r प्लस r, तो पाई r प्लस 2r हो जाएगा। कहीं कहीं याद करना भी पड़ता है, यहाँ से r कॉमन कर लें तो कितना बचेगा, पाई प्लस 2 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा, देखो तो r कॉमन कर, पाई कॉमन कितना होता है हमारे पास, बेटा 7 प्लस 2, 7 दूनी 14, 14 बाईस कितना हो जाएगा हमारे पास 14 बाईस 36, यानी कि 36 बटा में 7r के बराबर होता है क्या, परिमाप। अगर से यहीं से कोई पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो सीधे इसका आधा, तो पाई r स्क्वायर और बटा में 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, वृत्त से ही एक क्वेश्चन होता है, ये त्रिज्य खंड, यानी कि ये त्रिज्य खंड, तो ये माने ये थीटा एंगल हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये वाला उसका साइड यानी कि छायांकित भाग हुआ। तो कोई अगर पूछ दे ये r त्रिज्या है, ये लघु त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, दीर्घ त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ करना नहीं है। जब ये परिमाप निकालना होता है, इसका जो परिमाप होगा सीधे वो 2 पाई r इंटू थीटा बटा में 360 होता है। ध्यान दीजिएगा, होता तो वृत्त में भी था, अगर ये पूरा वृत्त होता इसमें भी पी का मान कितना होता है, 2 पाई r और थीटा बटा में 360, तो पूरे वृत्त का पूछा है, तो ये थीटा का मान कितना होगा, 360 हो जाएगा, 360 से 360 कैंसिल, तो बचा सिर्फ कितना हमारे पास 2 पाई r बच जाता है। लेकिन इसको हम लिखते नहीं है, लेकिन अब त्रिज्य खंड की बात करेगा तो इसमें लिखना पड़ जाएगा। त्रिज्य खंड का ये जो परिमाप होता है पूछेगा, तो 2 पाई r इंटू थीटा बटा में 360, क्षेत्रफल भी सेम वही होता है, तो पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा में क्या होगा हमारे पास 360 हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हम लोग। ठीक,
अब इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। ये हमारा 1D 2D। अब आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, तो उसमें अब यहाँ ये ध्यान देंगे हम लोग कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। पहले घन घनाभ देखा जाए आगे, अब 3D में चलते हैं हम लोग। तो इधर थोड़ा सा हम ये देखते हैं हम लोग, घन घनाभ। घन में क्या होता है थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। घन जो होता है वो एकदम वर्ग की तरह होता है, वर्ग की तरह, और जो घनाभ होता है हमारा आयत की तरह होता है। ठीक, थोड़ा समझिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये भी ए होगा, यानी सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसमें क्या होगा, ये हमारा एल होगा, ये हमारा बी होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगी, एच हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो पहले ये पूछता है कि इसमें कोना कितना होता है। क्या पूछता है, कोना, यानी पहले कोना देखा जाए। कोना, तो कोना हमारा कितना 8 होता है। देखिए तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, 6, 7, 8। फलक, फलक कितने होता है, फलक देखिए जैसे ये वाला है, ये हमारा एक फलक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये दूसरा फलक। अब देखिए ये वाला हाई साइड वाला, ये वाला तीसरा, फिर ये पीछे वाला 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा, फिर ये ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। फलक कितने में 6। क्लियर। तो कहने का मतलब होता है इसमें फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसको भी ध्यान देंगे। तो इसको देखिए, ये फ्रंट वाला 1 होगा, ये फ्रंट वाला, ये वाला फ्रंट वाला 1 होगा। एक फलक ये होगा, दूसरा फलक हमारा ये वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तीसरा फलक हमारा ये वाला होगा, 3 फलक। ठीक, अब देखिए चौथा फलक हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब 5वां फलक हमारा ये ऊपर वाला हो जाएगा, और 6 वाला फलक ये होगा क्या, वो नीचे वाला हो जाएगा। यानी फलक दोनों में कितने होते हैं, 6 होते हैं। किनारा कितने होते हैं, किनारा कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पहला किनारा जहाँ कोना का, ये दूसरा, ये तीसरा, जितनी लाइन उतना किनारा होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी किनारे इसमें कितने होंगे, 12 होंगे। कहने का मतलब ये होता है कोना कितने होंगे, 8 होंगे, फलक कितने होंगे, 6 होंगे, और किनारे कितने होंगे, इसमें 12 होंगे। आते हैं थोड़ा सा, आइए देखिए। ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका अगर कोई पूछ ले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पहले इसको देख लीजिए, फिर इसको देखते हैं लोग। एक बात थी, इसका क्षेत्रफल की बात पूछेगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ये फ्रंट वाला का क्षेत्र, यानी कि जब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, L इंटू बी होगा। उसके ठीक उसके ऊपर, यानी कि जब नीचे वाला L इंटू बी हो, तो ऊपर वाला भी कितना होगा हमारे पास, वो भी L इंटू बी होगा, LB। ठीक है, प्लस आगे चला जाए, ये देखिए ये वाला ये बी इंटू एच होगा, तो इसके ठीक सामने वाला भी कितना होगा, बी इंटू एच होगा। तो एक काम करें, 2BH कर दें, और प्लस। अब देखिए ये जो फ्रंट वाला दिख रहा है, हाई वाला फ्रंट वाला, ये एच और एल से मिलकर बना है, तो ये 2HL हो जाएगा। तो इसको देखिए, LB और LB कितना होगा, 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL। दोनों में से अगर 2 हम कॉमन कर देंगे तो फार्मूला क्या होगा, 2 कोष्ट में LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। क्या होता है हमारा, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन की बात करता है, तो आयतन क्या होगा हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है। विकर्ण की बात करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो करणी में L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये इसका अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये तो पूरा वर्ग है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है, भुजा इंटू भुजा, यानी कि A का वर्ग हो जाएगा। तो 6 भुजाएं होती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6 इंटू A का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसकी आयतन की बात करेंगे तो आयतन A इंटू A, यानी कि A इंटू A बराबर A का क्यूब हो जाएगा। अगर हम विकर्ण की बात करेंगे तो इसका विकर्ण कितना होता है हमारे पास, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये प्लस A स्क्वायर, तो A कॉमन कर लेंगे तो A करने में 3, इसका क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। घन घनाभ हुआ, थोड़ा बेलन के बारे में जान लीजिए। बेलन क्या होता है,
देखिए ये जो होता है हमारे पास, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बेलन बोलते हैं। ठीक, इसमें ये त्रिज्या होती है, इसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, हम लोग आर से डिफाइन करते हैं हम लोग। इसको एच मान लीजिए या फिर एल, जो भी मान सकते हैं वो मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें कोई पूछे वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व एरिया, तो कर्व एरिया क्या होता है हमारे पास, एक बात होती है वक्र पृष्ठ मतलब ये होता है, ये जो गोला वाला भाग है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए एक बात होती है, इसका परिमाप और इंटू ऊंचाई, तो परिमाप क्या होता है 2πr और इंटू h, ये उसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अगर हम संपूर्ण की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो वक्र पृष्ठ तो होगा यानी कि 2πr/s तो होगा, प्लस ये देखिए एक वृत्त बना रहा है और ये एक ऊपर वृत्त बना रहा है, दोनों वृत्त को जोड़ देंगे तो कितना होगा 2πr²। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², दो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 2πr²। अब दोनों में से अगर 2π अगर r कॉमन कर लिए तो बचा कितना है, s+r नहीं बच जाएगा, आयतन क्या होता है इसका, तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास πr² और इंटू h के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा शंकु देखा जाए, शंकु ये वृत्त की त्रिज्या r हो जाएगी, ये हमारा h हुआ और ये हमारी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी l होगा। तो यहाँ से जो l का मान होता है वो कितना होता है h² प्लस r² के बराबर, ये कर्ण में होता है। ठीक, इसकी बात करेंगे, इसका जो होता है वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है हमारा πrl के बराबर होता है। और इसकी हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो कितना होता है πrl प्लस πr², और हम पाई अगर r कॉमन करेंगे तो l प्लस r बच जाएगा। इसके हम आयतन की बात करेंगे, ध्यान दीजिए आयतन की, तो 1/3 इंटू πr² h के बराबर होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी पार्टिकल ऊपर जाके मिलेगा, ध्यान दीजिएगा जो भी पार्टिकल ये ऊपर जाके मिलेगा वो सीधे कितना होता है 1/3 इंटू उसके आयतन के बराबर होता है। ठीक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला होता है। आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। आगे ये है कि गोला, वृत्त नहीं है गोला, ध्यान दीजिएगा गोला वृत्त में क्या अंतर है, तो जो गोला होता है वो हमारा 3D होता है, और जो वृत्त होता है हमारे पास वो हमारा क्या होता है 2D होता है। ध्यान दीजिएगा गोला की त्रिज्या भी कितनी होगी, r होगी, त्रिज्या r होगी। तो ये जो गोला होता है वो 4 वृत्त से मिलकर बना होता है, नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं हल करने में। इसका देखिए, चाहे वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, टोटल सब यानी कि इसका वक्र पृष्ठ का है या फिर संपूर्ण पृष्ठ का है, इसका मान कितना होता है 4πr² के क्षेत्रफल होता है। और आयतन की बात करेंगे, आयतन तो 4/3 इंटू πr³ के बराबर होता है इसका आयतन। ध्यान दीजिएगा। अब यही अर्धगोला की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा अर्धगोला होता है। तो अगर हम इसका वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ का होता है सीधे इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना होगा तो 2πr² हो जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है तो ये तो हमारा 2πr हो जाएगा और एक हमारा π² ये हो जाएगा, तो मिलकर कितना होगा 3πr² हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन सीधे उसका क्या होगा आधा होता है, तो 4/3 का आधा कितना होगा हमारे पास 2/3 इंटू πr³। ठीक, ये सिर्फ हमारा फार्मूला होगा। जो हमारा अगला सेशंस होगा उसमें हम बताएंगे क्वेश्चंस के बारे में।